गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मनुष्यों में पाचन। बच्चों, आप लोग जानते हैं पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब ये है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे लिए पोषण का कार्य कैसे करता है, ये हम लोग मनुष्यों के पाचन में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना ध्यान से? अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये करिए कि अपनी साइंस की बुक खोलिए, पेज नंबर 17 और उसका टॉपिक है मनुष्यों में पाचन। बच्चों, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्यों में पाचन कोशिका के बाहर की एक बंद संरचना होती है। मतलब पाचन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं होता है। मनुष्यों में पाचन जो होता है वो बहिकोशिकीय होता है। मतलब बहुत ही कई प्रकार से और कई चरणों में कंप्लीट होता है या फिर पूरा होता है। मानव में पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला आहार नलिका और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। तो अब हम लोग पाचन ग्रंथियाँ और आहार नलिका के बारे में बात करेंगे। जो हमारी आहार नलिका होती है वो एक लंबी सी संरचना होती है जिसे हम लोग रसिका भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 9 मीटर की होती है। ये दोनों सिरों पर खुली हुई होती है। अब हम लोग बात करेंगे मुख गुहिका के बारे में। बच्चों, जब हम लोग अपना भोजन मुख से ग्रहण करते हैं तो मुख के बाद आप दांतों की सहायता से और जीभ की सहायता से उसको चबाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो आपका भोजन होता है। और किसकी सहायता से अंदर जाता है? लार ग्रंथि की सहायता से। अगर हम सूखा भोजन खा लेंगे तो क्या वो हमारे अंदर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मशीनरी बनी हुई होती है वो सारी मशीनरी आपके भोजन के पाचन में सहायक होती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मुख गुहिका के बारे में। मुख गुहिका क्या होती है? मुख आहार नलिका का आरंभ होता है। मतलब मुंह से ही हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहिका में होता है, जिसमें जीभ, दांत और क्या सम्मिलित है? लार ग्रंथियाँ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लार ग्रंथि होती है उसका क्या यूज़ है। तो लार ग्रंथि की सहायता से भोजन जो होता है वो सहायता से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, या फिर हम लोग बात करेंगे कि लार ग्रंथि की सहायता से हमारा भोजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है। जो लार ग्रंथि होती है, जब हमारी बॉडी में या हमारे मुंह में लार बनती है तो जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दांतों के बारे में। अगर हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में दांत नहीं होंगे हमारे मुंह के अंदर तो क्या हम भोजन को चबा पाएंगे? अगर हमने रोटी खाई, चावल खाया या मांस खाया, कुछ भी खाया, तो क्या बिना दांतों की सहायता से आप भोजन को अंदर ग्रहण कर सकते हैं? कभी नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए दांतों का भी होना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब हम लोग बात करेंगे लार के बारे में। हमारे मुंह में स्थित लार ग्रंथियां जैसे द्रव होते हैं जिसे हम लोग लार कहते हैं। जो लार ग्रंथि होती है वो लार को स्रावित करती है या लार को बनाती है। लार में कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिन्हें स्टार्च कहते हैं और ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रसिका या फिर भोजन की नली के बारे में। ये आपको ग्रसिका दिख रही है ना? ये जो ग्रसिका होती है वो हमारी भोजन नली होती है। अब भोजन को चबाने के बाद जो हमारा आंशिक भोजन पाचन के लिए जाता है वो मुख गुहिका से ग्रसनी में भेज दिया जाता है, या फिर जो भोजन हम खाएंगे वो खाने के बाद कहाँ जाएगा? सबसे पहले ग्रसिका में जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अमाशय के बारे में। जो भोजन होता है वो ग्रसिका से आकर के कहाँ जाता है? अमाशय के अंदर।
अमाशय में आकर के मतलब भोजन को ग्रसिका से अमाशय तक आने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। अमाशय जो अंग्रेजी शब्द के जे के समान एक आकार का होता है और ये चौड़ा, एक लंबा और चौड़ा भाग होता है जो 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। अब अमाशय के बाद जो हमारा भोजन है वो कहाँ जाएगा? अमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक होती है। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 21 ज़रूर खोल लीजिएगा ताकि आपको ये मनुष्यों में पाचन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद ये अधिक व्यास में पचता है और जो अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं वो खनिजों को अवशोषण करने के बाद जो बचते हैं वो यहाँ पे अर्धठोस हो जाते हैं, मतलब सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाते हैं और ये मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं। ये सारा जो आपका एक्स्ट्रा भोजन होता है, जो आपकी बॉडी जितना कंटेन करना होता है कर चुकी होती है और जितना बचा हुआ होता है वो आपका मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो आपका बाद का काम है वो यकृत का है। यकृत जो होता है वो लाल और भूरे रंग का होता है और वो दाईं ओर स्थित होता है मनुष्य के। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक हरे रंग का द्रव स्रावित करता है जिसे पित्त कहते हैं। उसके बाद अग्नाशय की बारी आती है। अग्नाशय क्या होता है? जो अग्नाशय होता है वो एक पत्ती के आकार का पीला रंग होता है, पीले रंग का होता है, जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद ये वसीय जो अम्ल होते हैं, मतलब जो हमने तेल, घी, मक्खन जो भी कुछ खाया होता है वो उसे साधारण रूप में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया? अब एक बार आप लोग मनुष्यों में पाचन ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप कोई अगर कुछ ना समझ में आया हो तो ग्रुप में ज़रूर पूछ लें। यह पार्ट आपका बायोलॉजी का पार्ट है। इस चित्र को बनाने का प्रयास करें और ज़रूर से इस लेसन को अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।